आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के पार्ट 2। जो पार्ट 1 था उसमें हमने थायराइड्स के बारे में बात की थी कि थायराइड्स कैसे हमारे एज ए एंटी हाइपरटेंसिव काम करते हैं और क्यों हम जो है वो लूप डायूरेटिक्स को क्रॉनिक रीनल डिसीज़ में यूज़ कर सकते हैं पर थायराइड्स को नहीं कर सकते। बट अगर हमारे अंदर कोई कैल्शियम स्टोन है तो उस केस में हम लूप डायूरेटिक्स को नहीं यूज़ करते, उस केसेस में थायराइड यूज़ होता है। क्या रीज़न से वो हमने सब डिस्कस किया था एंड हम कितनी अमाउंट देते हैं 12.5 to 25 मिलीग्राम पर डे, वो भी हम सब ने पहली वीडियो पे डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप उसमें देख सकते हो, वहाँ पे मैंने बताया था कि कहाँ कैसे काम करते हैं। ठीक है, अब हम पार्ट 2 में बात करने वाले हैं एस इनहिबिटर्स के। तो एस इनहिबिटर्स को सुनते ही आपके दिमाग में कौन सा सिस्टम आना चाहिए? राज सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। ठीक है, अब एस इनहिबिटर्स को समझने से पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम जाने कि जो हमारे वो हैं एस इनहिबिटर्स वो काम कहाँ करते हैं। जो हमारा एस है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, वो काम कहाँ करता है, वो कौन से स्टेप पे काम करता है, क्योंकि उस स्टेप को पता होगा तभी तो हम उसको इनहिबिट करेंगे। ठीक है, तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ काम करता है? सबसे पहले देखो किडनी है, किडनी में जो हमारा एंजियोटेंसिनोजन होता है। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करना है। एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कौन कन्वर्ट करता है? हमारा रेनिन। ठीक है, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में हमारा रेनिन ने कन्वर्ट कर दिया। अब एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में करता है हमारा एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारा कि एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कौन कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे हमारा उसका काम आ रहा है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम का, जो हमारा मेन एंजाइम है जिसको हम इनहिबिट करने वाले हैं। ठीक है, अब जब ये एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट कर देगा, एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? ये हमारा एक वेसो कंस्ट्रिक्शन है, मतलब इसने क्या करना है? ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करा देना है। तो जब ये ब्लड वेसल्स को एंजियोटेंसिन जो है तुम्हारा कंस्ट्रिक्ट कर देगा तो ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होगी। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट होने की वजह से क्या होगा? बीपी राइज कर जाएगा, तो पेशेंट क्या होगा? हाइपरटेंसिव हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया। हमने क्या करना है? एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देनी है। तो यहाँ तो हम रेनिन को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम एस को ब्लॉक कर सकते हैं कि एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट ना हो। एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, 2 वैसो कंस्ट्रिक्शन की तरह कंस्ट्रिक्टर की तरह काम नहीं करेगा, तो हमारा बीपी कम हो जाएगा। यहाँ सीधा हम जो यहाँ पे एंजियोटेंसिन 2 ने काम करना है वो रिसेप्टर्स भी ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स क्या करेंगे? जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ने एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करना था ना, उसको इनहिबिट कर देगा। उसको इनहिबिट कर देगा तो वासो कंस्ट्रिक्शन से बीपी इंक्रीज नहीं होगा, बीपी घटने लग जाएगा। तो ये तुम्हारा पॉइंट हो गया। ठीक है, अब आगे तुम्हारा क्या करते हैं? जब भी डायूरेटिक्स दिए हमने, ठीक है, हमें पता है बंदे को डायूरेटिक्स दिए तो सोडियम लॉस होगा और वाटर लॉस होगा, है ना। और जब भी बॉडी में सोडियम और वाटर लॉस होना शुरू हो जाएगा ना तो रेनिन रिलीज होना शुरू होएगा। जब भी प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत कम होगी ना, सोडियम लॉस हुआ और वाटर लॉस हुआ तो प्लाज्मा वॉल्यूम बहुत कम होगी, तो रेनिन हमारा एक्टिवेट करके सोडियम और वाटर रिटेंशन कराना शुरू कर देगा और पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज करके रेनिन भी हमारा बीपी इंक्रीज कराना शुरू कर देता है। तो हमने बेसिकली बीपी घटाना है ना, तो हम अगर तो अकेला रेनिन हटा दे ये भी हम कर सकते हैं, या हम फाइनल स्टेप भी हटा दे कि एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ही ना होने दे। तो ये तरीका है। ठीक है, तो अब बंदे को जब हम डायूरेटिक्स दे रहे हैं उसका भी एक है कि कहीं ना कहीं उसका बीपी सोडियम और वाटर रिटेंशन कंपनसेशन में हमने बोला था कि होना शुरू हो जाता है। बट फिर भी अगर हम कम अमाउंट में यूज़ करें 12.5 to 25 mg में तो वो अच्छा है। तो यहाँ पे तुम्हें समझ आ गया एस इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं। एस इनहिबिटर्स तुम्हारे क्या करते हैं? एंजियोटेंसिन 2 को एक्टिवेट नहीं होने देते, जिसने वेसो कंस्ट्रिक्शन करा के बीपी घटाना है। ठीक है, तो एज ए एंटी हाइपरटेंसिव इसका रोल हो गया कि क्योंकि इसने बीपी बढ़ने नहीं दिया तो बीपी घट गया। अब एस इनहिबिटर हमारे कहाँ यूज़ होते हैं? जब रीनोवास्कुलर हाइपरटेंशन होती है, मतलब जब रीनल के रिलेटेड कुछ भी हुआ वहाँ पे यूज़ होते हैं, एक्सेप्ट इन बायरीनल आर्टरी स्टेनोसिस। तो बायलेटरल आर्टेरियल स्टेनोसिस में हम लोग अगर रीनल आर्टरी का स्टेनोसिस है, मतलब आर्टरी ब्लॉक है, तो वहाँ पे हम एस इनहिबिटर्स को यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो इफरेंट आर्ट्रियोलर प्रेशर को बढ़ा देता है, तो इसकी मैकेनिज्म इतनी ज़रूरी नहीं है, तो वो भी हमने ध्यान नहीं रखनी। ठीक है, उसके बाद आगे करते हैं कि कौन से पेशेंट में ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट होती है। हम इसको डायबिटीज़ वाले में भी यूज़ कर सकते हैं, न्यूरोपैथी नेफ्रोपैथी वाले में भी यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना, MI। ठीक है, इन सारे पेशेंट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं? डायबिटीज़ में यूज़ कर सकते हैं, नेफ्रोपैथी में यूज़ कर सकते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट फेलियर, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एंजाइना और MI में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
साइड इफ़ेक्ट ये तुम्हें पता होगा कि जो हमारे साइड इफ़ेक्ट है वो हमारे जो एस इनहिबिटर्स के हैं वो ड्राई कफ और एंजियोएडिमा होता है, जबकि जो हमारे रिसेप्टर ब्लॉकर्स हैं जो बाकी हैं वहाँ पे उनका नहीं होता। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखना है। एग्जामिनर हमें पक्का पूछेगा कि तुम्हें कौन से वाले इफेक्ट है जो तुम्हें सिर्फ एस इनहिबिटर में दिखते हैं और क्यों दिखते हैं, क्योंकि एस इनहिबिटर ने क्या करना है, ब्रेडिकाइनिन को तोड़ना है, उसको इकट्ठे नहीं होने देना होता। ठीक है, तो अब एस इनहिबिटर है नहीं तुम्हारे पास, एस है नहीं तुम्हारे पास, उसको एस इनहिबिटर ने इनहिबिट कर दिया, तो ब्रेडिकाइनिन जो टूटना था वो टूटा नहीं, ब्रेडिकाइनिन एक्यूमुलेट होता गया जिससे ड्राई कफ और एंजियोएडिमा देखा गया। ठीक है, तो ड्राई कफ देखी गई और एंजियोएडिमा देखा गया। अब एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, अब तुमने एंजियोटेंसिन के रिसेप्टर ही ब्लॉक कर दिया, क्योंकि हमने बोला था कि एंजियोटेंसिन ने क्या करना है, वो जाके वेसोकंस्ट्रिक्शन करा के बीपी इंक्रीज करेगा। एक तो तुमने उसे बनने नहीं दिया, दूसरा तुमने क्या करा, उसके रिसेप्टर ही ब्लॉक कर दिए। जब तुमने एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, जिससे क्या हुआ कि ब्रेडिकाइनिन ने इकट्ठा होना था। ठीक है, अब ब्रेडिकाइनिन तुम्हारा इकट्ठा ही नहीं हुआ। ब्रेडिकाइन यार देखो मैं बताता हूँ, तुम एंजियोटेंसिन ने तुम्हारे एंजियोटेंसिन 2 ने काम करना था, रिसेप्टर पे जाके बाइंड होना था, उसको तुमने बाइंड नहीं होने दिया, तो वेसोकंस्ट्रिक्शन हो गया, इंक्रीज बीपी नहीं हुआ तो बीपी घट गया। ठीक है, दूसरा एक्यूमुलेशन भी नहीं हो पाई ब्रेडिकाइनिन की, क्योंकि ब्रेडिकाइनिन के साथ कौन सा काम है, एस इनहिबिटर का, उसका तो कोई तुमने छेड़ा ही नहीं ना, तो कफ और एंजियोएडिमा इसमें होगा नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें एग्जामिनर पूछ सकता है, जो कफ है और एंजियोएडिमा है वो तुम्हारा किस में देखा जाता है अगर तुम एस इनहिबिटर दे रहे हो। ठीक है, उसके बाद आगे हमारे ये सारे हम किडनी से रिलेटेड कर रहे हैं। अगला हमारा आ गया डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर्स, उसमें एक ही नाम है जो तुमने याद रखना है, एलिस्कैरिन। ठीक है, एलिस्कैरिन क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 को भी इनहिबिट कर देता है, एंजियोटेंसिन 2 को भी इनहिबिट कर देगा। तो एंजियोटेंसिन 2 को इनहिबिट किया तो वेसोकंस्ट्रिक्शन तुम्हारी होगी नहीं, तो बीपी तुम्हारा फॉल कर जाएगा। ये हो गया कि तुम्हारे एस इनहिबिटर्स कैसे काम करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे तुम्हारे आगे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स की, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। एक होते हैं नॉन हाइड्रोक्सीपिरिडिन, डाईहाइड्रोपिरिडिन, और दूसरे होते हैं नॉन हाइड्रोपिरिडिन। ठीक है, अब इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमने याद रखना है, जो हमारे डाईहाइड्रोपिरिडिन होते हैं ना, डाईहाइड्रोपिरिडिन में हमारा हार्ट रेट इंक्रीज़ होता है, मतलब कि वो टैकीकार्डिया करते हैं। तो डाईहाइड्रोपिरिडिन का ये पॉइंट याद रखना है कि उनमें टैकीकार्डिया होता है, जबकि हमारे जो नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन होते हैं उनमें टैकीकार्डिया नहीं होता। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का इसका एज ए एंटी हाइपरटेंसिव कैसे काम है उस पर भी हम आते हैं। देखो, इसने हार्ट रेट इंक्रीज़ करनी है तो टैकीकार्डिया करा दिया, और टैकीकार्डिया होता कैसे कि ये कैटेकोलमाइंस को जनरेट कर देते हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, विरापामिल एंड डिलैक्टाजिम। अब हमारे कैल्शियम चैनल को क्या करता है, जब बंदे को हाइपरटेंशन होनी होती है ना, तो उसमें कैल्शियम चैनल का भी रोल होता है। तो हम कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते तो हाइपरटेंशन होती नहीं है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का ऐसे काम होता है। बट इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है कि इससे एंकल एडिमा हो जाता है। एंकल एडिमा कैसे होता है कि कैल्शियम की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है, जिस वजह से पोस्ट कैपिलरी वेसल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना है कि एंगल एडिमा भी हो सकता है। अब इसकी एडवांटेजेस क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी में कोई इम्पेयरमेंट नहीं आती, ना ही इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है अस्थमा और एंजाइना में। जैसे जो बाकी सारी ड्रग्स हैं उनको हम अस्थमा और एंजाइना में क्या करते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, तो अस्थमा और एंजाइना में मसल्स को रिलैक्स करेगा तो फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तुम्हारे जैसे डाईहाइड्रोपिरिडिन है, विरापामिल वगैरह ये यूज़ होते हैं और एंकल एडिमा करते हैं। एंजाइना हो या बंदे को अस्थमा हो फिर भी यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। ठीक है, अब ये सबसे ज़्यादा यूज़फुल एंटी हाइपरटेंसिव होते हैं इन साइक्लोस्पोरिन इंड्यूस हाइपरटेंशन। तो साइक्लोस्पोरिन क्या है, एक वेसोकंस्ट्रिक्शन है जो हम वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए यूज़ करते हैं। अब वेसोकंस्ट्रिक्शन है, वेसोकंस्ट्रिक्शन से क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। अब तुमने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया जिसका कुछ इतना खास साइड इफेक्ट नहीं है, एक ही साइड इफेक्ट है जो उसने एंकल एडिमा करना और अस्थमा और एंजाइना के पेशेंट को भी दे सकते हो। तो इसलिए बोला कि सबसे ज़्यादा यूज़फुल साइक्लोस्पोरिन इंड्यूस हाइपरटेंशन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। क्यों, ये क्या करते हैं, कैल्शियम को ब्लॉक कर देते हैं, कैल्शियम को जाने नहीं देते। कैल्शियम नहीं जाएगा तो मसल कंट्रैक्ट नहीं करेगी, मसल्स रिलैक्स कर जाएंगी। जब रिलैक्स करके ओपन हो जाएंगी तो वेसल्स, सोचो ये हमारी वेसल है, इसमें रोल है कि ये वेसल ने कंट्रैक्ट करना है जब इसको कैल्शियम मिलेगी। ठीक है, हमें पता है कैल्शियम कंट्रैक्शन के लिए यूज़ होता है। अब उसे कैल्शियम नहीं मिल रही तो मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स कर जाएगी। रिलैक्स करेगी तो बीपी घट जाएगा, तो हमें चाहिए भी क्या, बीपी घट जाए। ठीक है,
विरापामिल और डिलैटेजिम को हम इकट्ठे नहीं देते कंजस्टिव हार्ट फेलियर में और कार्डियक कंडक्शन इफेक्ट में, इकल्ले भी नहीं देते। क्यों? अब विरापामिल और डिलैटेजिम क्या करते हैं, ये हार्ट रेट को घटाते हैं। अब बंदे को पहले ही कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, उसके हार्ट के साथ पहले ही प्रॉब्लम्स चल रही है और उसको ऊपर से तुम दे दो हार्ट रेट घटाने वाले ड्रग्स, तो बंदा प्रॉपर शॉक में चला जाएगा। तो विरापामिल और डिलैटेजिम को कंजस्टिव हार्ट फेलियर में यूज़ नहीं करते। तो ये होगी तुम्हारी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एस इनहिबिटर्स में हमने कर लिए। एस इनहिबिटर्स में मोटी मोटी बात यही थी कि एंजियोटेंसिन 2 जो रिसेप्टर्स हैं, एंजियोटेंसिन 2 को या ब्लॉक कर देगा, उसको बनने नहीं देगा, इसको इनहिबिट करके एंजियोडीमा और ड्राई कफ हो जाएगा। दूसरी तुम्हारी है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर, जैसे एलेस्कैरिन वगैरह हमने बोला था। फिर कैल्शियम चैनल में डाईहाइड्रोपिरिडिन जो हार्ट रेट बढ़ाता है, तो इसको हम बीटा ब्लॉकर के साथ यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर ने भी हार्ट रेट बनाना है और इसने भी बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद एंकलडीमा वगैरह होता है, हमने बोला अस्थमान जैना में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये स्मूथ मसल का रिलैक्सेंट है। साइक्लोस्पोरिन जो है वो वेजोकंस्ट्रिक्शन करके बीपी बढ़ाता है, ठीक है। अब तुम कैल्शियम को ब्लॉक कर सकते हो, जिससे वजह क्या है, रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि कैल्शियम ने कंस्ट्रिक्शन करानी थी, वो तुमने कराने नहीं दी, तो रिलैक्सेशन हो जाएगी और बीपी हट जाएगा। और इसको तुम कंजस्टिव हार्ट फेलियर में और कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट्स में नहीं करेंगे, क्योंकि विरापामिल और डिलैटाजिम क्या करते हैं, हार्ट रेट घटाता है, तो हार्ट रेट घटाएगा और कंजस्टिव हार्ट फेलियर कार्डियक कंडक्शन डिफेक्ट में पहले ही प्रॉब्लम है, तो तुम्हारा हार्ट रेट और कम हो जाएगा। अब आगे बात आ गई बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स की। इसका माइल्ड रोल है एज ए हाइपरटेंसिव, क्योंकि तुम्हें पता है बीटा 2 का काम क्या है, ठीक है, वेजोडाइलेशन। तो बीटा 2 तो तुम ब्लॉक नहीं करोगे, ठीक है। बीटा 1 का क्या काम है, वो हार्ट रेट को बढ़ाता है और तुम्हारा वो फोर्स ऑफ कंट्रैक्टिलिटी भी बढ़ाता है, ठीक है। तो आगे देखो, अब निफेडिपिन और बीटा ब्लॉकर्स को तुम इकट्ठे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। निफेडिपिन भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, ठीक है। अब वो मैंने जो तुम्हें ऊपर बताया कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को और बीटा ब्लॉकर्स को तुम साथ में यूज़ कर सकते हो, पर यहाँ पे कैल्शियम चैनल कौन से होने चाहिए, नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन, क्योंकि डाईहाइड्रोपिरिडिन वाले तो हार्ट रेट घटा रहे थे और बीटा ब्लॉकर्स भी तुम्हारे हार्ट रेट घटा रहे हैं, तो जो दो हार्ट रेट घटा रहे हैं उनको मिक्स नहीं करना, बंदा मर जाएगा। सीधी सी बात, कॉमन सेंस लगानी है, तो तुम डाईहाइड्रोपिरिडिन और बीटा ब्लॉकर्स को कंबाइन कर सकते हो, वही बात आ गई। पर निफेडिपिन जो नॉन डाईहाइड्रोपिरिडिन है वो हार्ट रेट बढ़ाता है, तो उसको बीटा ब्लॉकर के साथ कंबाइन नहीं करना। विरापामिल के साथ और डिलैटाजिम के साथ नहीं करना। क्यों? अब खुद बताओ तुम, ये भी हार्ट रेट घटा रहा है, बीटा ब्लॉकर भी तुम्हारा हार्ट रेट घटा रहा है, तो बंदे का हार्ट रेट घट जाएगा और बंदा मर जाएगा, ठीक है। अब जो ड्रग्स जिनकी इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी होती है, इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी मतलब जो हमारी हार्ट रेट को बढ़ाती हैं, ठीक है। अब जैसी एग्जांपल है बीटा ब्लॉकर में पिंडेलोल। पिंडेलोल क्या है, इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ाती है। अब इससे क्या होता है, लेस रिडक्शन होती है इन हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट। अब देखो बीटा ब्लॉकर्स दिए हैं हमने, तो हमने बोला था बीटा 1 का अगर एक्शन है कि हार्ट रेट बढ़ाना, कार्डियक आउटपुट वगैरह बढ़ाना, तो बीटा 2 तो वेजोडाइलेशन कराता है, उसका तो रोल नहीं। तो बीटा 1 को जब तुम ब्लॉक करोगे हार्ट रेट घटेगा, कार्डियक आउटपुट भी घटेगा। बट अब कुछ ऐसी ड्रग दे रहे हो जिनकी इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी है। सिम्पैथोमिमेटिक मतलब कि वो बढ़ा रहे हैं, तो उन केसेस में तुम बीटा ब्लॉकर्स दे रहे हो, बट उनकी जो हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट है इतना ज़्यादा नहीं घटता, ठीक है। बट डिक्रीज वस्कुलर रेजिस्टेंस बाय B2 एगोनिज्म, ठीक है। अब बीटा 1 एंटोगोनिज्म देने हैं और बीटा 2 एगोनिज्म देने हैं। क्यों? बीटा 2 मैंने तुम्हें पहले ही बताया वेजोडाइलेशन कराते हैं, तो हमने हाइपरटेंशन घटाने के लिए तो वेजोडाइलेशन करानी है, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, बीटा 2 एगोनिज्म और बीटा 1 एंटागोनिस्ट देने हैं हमने। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है कि बंदे को कार्डियक प्रॉब्लम है तो नहीं देनी, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स पे भी हार्ट रेट घट रहा है, कार्डियक प्रॉब्लम्स में भी घट रहा होगा उसको, ठीक है। कोई वस्कुलर डिसीज़ है जहाँ पे हार्ट रेट वगैरह कम हो रहा है, वो हो गया, ठीक है। अगर तो नॉन सिलेक्टिव है हमारा, नॉन सिलेक्टिव है तो मतलब क्या हो गया तुम्हारा, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर तुम्हारा बीटा 1 पे भी काम करेगा और बीटा 2 पे भी करेगा। तो हमने क्या करना है, वो वाले केसेस में इतना चूज़ नहीं करना, क्योंकि उसमें लिबिडो लॉस हो सकती है, फटीग और बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। सो सिलेक्टिव बीटा 1 कौन से यूज़ होते हैं, मैंने तुम्हें पहले बोला था बीटा 1 सिलेक्टिव एंटागोनिस्ट यूज़ होते हैं एज अ ब्लॉकर, और बीटा 2 एगोनिस्ट यूज़ होते हैं। एगोनिस्ट मतलब जो सेम काम करे, एंटागोनिस्ट जो पुट्ठा काम करे। तो सिलेक्टिव एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कौन से यूज़ हो रहे हैं, प्रोपेनॉल, एटेनोल, मिटोप्रोलोल, ठीक है। अब आगे आ गया कि बीटा ब्लॉकर्स और एस इनहिबिटर्स को कंबाइन कर सकते हो। सोचो अब तुम,
इसमें क्या था, ये एंजियोडीमा कराता है और कफ, और इसमें हार्ट रेट, तो कोई आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये दोनों यूज़ हो सकते हैं। इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग सडन कार्डियक डेथ इन पोस्ट इन्फेक्शन पीरियड। ठीक है, जो पेशेंट है जिसको एकदम से कार्डियक डेथ हुआ साइन, तो उसमें ये दोनों हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्रोफिलैक्सिस में कम यूज़ होते हैं, बीटा ब्लॉकर इमीडिएटली ज़्यादा यूज़ होते हैं। बट बीटा ब्लॉकर्स की एक साइड इफेक्ट है, जैसे ही तुम बीटा ब्लॉकर्स हटा देते हो ना तो रिबाउंड हाइपरटेंशन हो जाती है। मतलब जैसे ही तुमने बीटा 1 को हटाया तो हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, कार्डियक आउटपुट वापस से बढ़ जाएगा, तो सारी जो हाइपरटेंशन वगैरह थी वो भी सारी दोबारा से बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जिससे जो MI वगैरह जो तुमने ठीक करने की कोशिश की थी वो और एग्रावेट हो जाएगा। अल्फ़ा एंड बीटा ब्लॉकर्स जो कंबाइन होते हैं तुम वो भी एज ए एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अल्फ़ा का वन का क्या काम है, उसने वेजोकंस्ट्रिक्शन करनी है। ठीक है, तो तुमने अल्फ़ा ब्लॉक कर दिया तो वेजोकंस्ट्रिक्शन होगी नहीं, वेजोडाइलेशन हो जाएगी। वेजोडाइलेशन होने से BP कम हो जाएगा। बीटा वाला तो हमने पहले बात कर ली। तो ऐसे जिनका अल्फ़ा और बीटा दोनों एक्टिविटी है वो है लेबिटोलॉल और कार्बिडोलॉल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, लेबिटोलॉल और कार्बिडोलॉल ये दोनों हम कर सकते हैं। उसके बाद कैसे काम करता है, लेबिटोलॉल एकदम से अगर BP घटाना हो वहाँ पे यूज़ होता है, ये प्रेगनेंसी में भी यूज़ होता है। उसके बाद चीज़ रिएक्शन में, चीज़ रिएक्शन क्या है कि टायरामीन, चीज़ में टायरामीन होता है, तो टायरामीन हमारा क्या करता है, BP को बढ़ाता है, तो लेबिटोलॉल वहाँ पे उसको इनहिबिट कर देगा मोनोअमीन ऑक्सीडेज के थ्रू और BP हमारा कम करेगा। कोलिड्रिन विड्रॉल ये भी हाइपरटेंसिव ड्रग्स है, वहाँ पे यूज़ होता है। एक्लिम्सिया प्रेगनेंसी में तो मैं पहले बोला था वहाँ यूज़ होता है। ठीक है, तो लेबिटोलॉल चीज़ रिएक्शन, कोलिडोन रिएक्शन प्रेगनेंसी वगैरह में। ठीक है, अब अल्फ़ा एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स, अल्फ़ा मैंने तुम्हें पहले बता दिया, अल्फ़ा का काम क्या है, वेजोकंस्ट्रिक्टर होते हैं, तो इन्होंने वेजोकंस्ट्रिक्शन करानी है। अगर हमने इसे ब्लॉक कर दिया तो TPR घट जाएगा और BP हमारा घट जाएगा, और जैसे BP घटेगा तो बेरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगी, तो BP हमारा कम ही रहेगा। रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया से हार्ट रेट तुम्हारा इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा ये पॉइंट हो गया। अब इसमें जब हमारा BP कम होता है ना तो पोस्टरल हाइपोटेंशन देखी जाती है। ऊपर हमने बात की थी कि दूसरी ड्रग्स में ना पोस्टरल हाइपोटेंशन के ना इतने चांसेस नहीं होते, बट इसमें क्या होता है, पोस्टरल हाइपोटेंशन देखी जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमने याद रखना है कि इसमें पोस्टरल हाइपोटेंशन होती है, किसमें, अल्फ़ा ब्लॉकर्स में। ठीक है, तो बंदे का BP घटते घटते बहुत कम हो जाएगा, तो बहुत कम हो जाएगा, तो इसलिए बंदे का यहाँ पे फर्स्ट डोज इफेक्ट होता है, मतलब पहली डोज मैटर करती है, तो कि कब दे रहे हो, कहाँ दे रहे हो। तो इसलिए जो हमारी अल्फ़ा ब्लॉकर होती है ना उसका नाम है प्रोजासिन। तो यूजली क्या किया जाता है, प्रोजासिन को कम डोसेस में दिया जाता है और यूजली बेड से पहले दिया जाता है कि अगर उसका BP गिरे भी तो बंदा बेड पे ही होए, इधर उधर ना गिर जाए। तो उसके लो डोज दिए जाते हैं 0.5 mg शुरू में, बेड टाइम पे दिया जाता है, और धीरे धीरे क्या करते हैं, इसका डोज बढ़ा दिया जाता है प्रोजासिन का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुमने याद रखना है। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट क्या है, हमने बोला था BP घटते घटते बहुत घट सकता है, तो पोस्टरल हाइपोटेंशन हो सकती है, हेडेक हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, ड्राई माउथ, वीकनेस और ब्लड विजन हो सकती है। ये हमारा है कि BP घट सकता है और क्या इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, अब फ्लूइड रिटेंशन भी हो सकती है इसकी वजह से, तो ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर कर सकता है बंदे को, तो इसलिए यूज़ नहीं होता। ये तुम्हारे हो गए। अगले आगे हमारे सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स। अभी तक हमने क्या किया, डायूरेटिक्स हमने पार्ट 1 में कर लिए थे, जिसमें हमने डायूरेटिक्स की पूरी डिटेल कर ली थी। तो थायाजाइड जो है फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग है हमारी। ठीक है, फिर हमारे ACE इनहिबिटर आ गया, जिसमें उसने एंजियोटेंसिन 2 को ब्लॉक करना था, तो BP घटा देना था। फिर तुम्हारे आगे एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स, उसने रिसेप्टर को ब्लॉक करना था, एंजियोडीमा और कफ नहीं करनी थी। फिर डायरेक्ट रेनिन में एलिस्कैरिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में डाईहाइड्रोपिरिडीन वालों ने हार्ट रेट बढ़ाना था, दूसरों ने नहीं बढ़ाना था। ठीक है, अस्थमा एंजाइना में दे सकते हैं क्योंकि ये स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। साइक्लोस्पोरिन में दे सकते हैं। ठीक है, और हमने वो देखा था कि बीटा ब्लॉकर्स को और किन किन को कंबाइन कर सकते हैं। बस हार्ट रेट वाली एग्जांपल सोच लेनी है। निफेडापिन हार्ट रेट बढ़ाता है क्योंकि कैल्शियम चैनल वाला नॉन डाईहाइड्रोपिरिडीन है, और जो हमारे डाईहाइड्रोपिरिडीन है वो भी हार्ट रेट घटाते हैं, बीटा ब्लॉकर भी ये हार्ट रेट बढ़ाता है और बीटा ब्लॉकर घटाते हैं, तो ये यूज़ हो सकते हैं। जो दोनों बढ़ाते होंगे वो यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद आगे बात आ गई हमारी विरापामिल, और ये यूज़ हार्ट रेट घटाते हैं और बीटा ब्लॉकर भी घटाते हैं, तो वहाँ यूज़ नहीं होगा। और जहाँ इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी है जिसमें पिंडेलॉल में, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि पिंडेलॉल अगर BP बहुत घट रहा है तो इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक एक्टिविटी की वजह से थोड़ा सा बढ़ा देगा। ठीक है, बीटा ब्लॉकर और ACE इनहिबिटर्स तुम यूज़ कर सकते हो जब बंदा
MI में इमरजेंसी में आया है, ठीक है। अल्फा और बीटा तुम कंबाइन कर सकते हो, लेबिटोलॉल और कार्बिडोलॉल, ठीक है। फर्स्ट डोज इफेक्ट किस ड्रग का हमने बात की, प्रोजासिन की, जो हमने बेड टाइम पे देनी है और कम डोज उसका देना है, तो ये बात होगी। आगे बात आ गई थोड़ा सा ही रह गया, सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स और हमारा सोडियम नाइट्रोक्साइड वाला, ठीक है। अब तो तुम्हारे सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स है, मतलब जो सेंट्रल सिस्टम पे जाके तुम्हारा एक्टिवेट कर रहे हैं किसी चीज़ को। अब एक्टिवेट करेंगे तो तुम सोचोगे बीपी बढ़ाते हैं, तो ये घटाएंगे कैसे, वो हम आगे देखते हैं। अब जैसे क्लोनिडीन है, क्लोनिडीन क्या करता है, इंट्रिंसिक एक्टिविटी एट अल्फा 2 रिसेप्टर्स पे काम करता है। अल्फा 2 रिसेप्टर्स क्या करते हैं, ऑटो रेगुलेशन करते हैं। अल्फा 1 क्या करते हैं, वेजोकंस्ट्रिक्शन। ऊपर हमने अल्फा 1 ब्लॉक किए थे। अब इंट्रिंसिक एक्टिविटी अब अल्फा 2 को ब्लॉक कर दिया तो रेगुलेट नहीं होगा, तो इंट्रिंसिक सिंपैथेटिक आउटफ्लो कम हो जाएगा और बीपी और हार्ट रेट कम हो जाएगा। तो सेंट्रल सिम्पैथोलिटिक्स क्या होते हैं, जो सिंपैथेटिक सिस्टम वाले चीज़ें होती हैं उनको लिटिक कर रहे हैं, लाइस कर रहे हैं, उसको तोड़ दे रहे हैं। तो जो एक्टिविटी होनी थी वो होगी नहीं, बीपी और हार्ट रेट तुम्हारा कम हो गया। और नॉन एड्रेलिन तुम्हारा बीपी को बढ़ाता है, ठीक है, तो वो सिम्पैथोमिमिक है, ठीक है। इसने सिम्पैथोलिटिक है, उसको तोड़ दिया, उसका रिलीज डिक्रीज करा दिया, तो बीपी तुम्हारा कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या है कि ये हार्ट रेट भी कम कर देते हैं और सॉल्ट और वाटर रिटेंशन करते हैं। सॉल्ट और वाटर को रिमूव बस तुम्हारा डाययूरेटिक कर रहा है, ये ध्यान रखना, बाकियों में मोस्टली रिटेंशन ही है, ठीक है। इनमें भी रिबाउंड फॉर्म ना दिखना, जैसे तुमने ड्रग हटाई बंदे का बीपी एकदम से बहुत ज़्यादा ओवरशूट कर जाएगा, ठीक है। कि एकदम से तुमने रिमूवल किया सेंट्रल सिम्पैथेटिक इनहिबिशन का, तो क्या होगा, जो स्टोर्ड कैटेकोलमाइंस है जो तुमने रिलीज़ नहीं होने दे रहे थे नॉन एड्रेलिन, वो इकट्ठे होते गए। मान लो ये एक दरवाज़ा है, तुम लोगों को जाने नहीं दे रहे, तो यहाँ पे लोग बहुत सारे दरवाजे के पास इकट्ठे होते जाएंगे और एकदम से यहाँ से कोई गार्ड गायब हुआ तो वो लोग ऐसे भाग के आएंगे, तो एकदम से बीपी बहुत ज़्यादा ओवरशूट कर जाएगा। तो यही रीज़न है कि जो स्टोर कैटेकोलमाइंस है वो एकदम से बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि तुम एंटी डिप्रेसेंट्स को और क्लोरोप्रोमाजीन को कंबाइन कर सकते हो। एंटी डिप्रेसेंट और क्लोरोप्रोमाजीन को कंबाइन कर सकते हो, यार ये याद रखने वाला पॉइंट है, याद रख लो। क्यों? क्योंकि जो हमारा एंटी हाइपरटेंसिव है, एक्शन ऑफ क्लोनाडीन को वो अबॉलिश कर देंगे बाय ब्लॉकिंग अल्फा रिसेप्टर्स। मतलब ये दोनों तुम यूज़ नहीं कर सकते कंबाइन, क्योंकि इन्होंने तो एंटी हाइपरटेंसिव को तुम्हारे ब्लॉक ही कर दिया। तो एंटी डिप्रेसेंट्स को तुमने क्लोरापैरामाजीन के साथ यूज़ नहीं करना। क्लोरापैरामाजीन तुम्हारा सिम्पैथोलिटिक होगा, तो उसके साथ यूज़ नहीं करना, क्योंकि इसने क्या करा, तुम्हारा डिक्रीज़ कर दिया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई नहीं पूछेगा। मिथाइलडोपा, ये भी हमारा सिम्पैथोलिटिक है, इसने भी हार्ट रेट वगैरह कम किया, ठीक है। ये एज अ फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, मतलब नॉर्मली डोपा बनता है, फिर डोपामीन बनता है, फिर नॉन एड्रेलिन बनता है, ये अल्फा मिथाइल डोपा बना देता है। तो यहाँ से ये सारे स्टेप चेंज हो जाते हैं और बीपी घट जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे आगे वेजोडायलेटर, सीधा ही वैसे तुम्हारी कंस्ट्रिक्ट हुई है तो ही बीपी हुआ है, बंदे का बीपी बढ़ा है, तो वेजोडायलेटर्स दे दो, सीधा ही वैसे उसको डायलेट कर दो। तो वेजोडायलेटर्स कौन कौन से दे सकते हैं, उसमें तुम वेजोडायलेटर कौन कौन से दे सकते हो, हाइड्रोलाजीन दे सकते हो, ठीक है। हाइड्रोलाजीन क्या है कि ये हमारा वेजोडायलेटर है, तो वेजोडायलेशन करेगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, बीपी कम होने लग जाएगा। बीपी कम होगा तो बेरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगी, कंपनसेशन की वजह से हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तो बंदे को क्या हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, ठीक है। टॉलरेंस टू हाइपोटेंसिव एक्शन ऑफ हाइड्रोलाजीन डेवलप, टॉलरेंस टू हाइपोटेंसिव एक्शन ऑफ हाइड्रोलाजीन डेवलप अल्फलेस और डाययूरेटिक और बीटा ब्लॉकर और बोथ गिवन टू ब्लॉक कंपनसेटरी मैकेनिज्म, ठीक है। अब हमने बोला कि बीपी घटता जा रहा है, तो बंदा जितना बीपी उसका हो जाता है ना, उसको वो टॉलरेट कर लेता है कि हाँ, अगर उसका 110-20 रह रहा तो उसको टॉलरेट कर लेता है, तो वो बीपी नॉर्मल ना रहे और घटता रहे। जैसे मान लो उसके 160 है तो 140 हो गया, नॉर्मल हो गया, बट वो उसको और कम करने की कोशिश करता है कि बंदा उस पर टिक ना जाए, ठीक है। तो वो और कम करेगा, जिस वजह से क्या होगा, बंदे को टॉलरेंस डेवलप होने लग जाएगी। तो हम उसमें डायूरेटिक्स या बीटा ब्लॉकर्स ऐड कर देते हैं। डायूरेटिक्स और बीटा ब्लॉकर्स ऐड करेंगे तो लॉस ज़्यादा होने लग जाएगा, लॉस होगा वाटर वगैरह का, तो बीपी फ्लक्चुएट करता रहेगा, तो बंदे उसको टॉलरेंस डेवलप नहीं होगी। एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, एंजाइना और MI हो सकता है। फिर आ गया मिनोक्सिडिल, एक हमारा वेजोडायलेटर कौन सा है, हाइड्रोलाजीन, दूसरा हमारा है मिनोक्सिडिल। मिनोक्सिडिल क्या करता है
कि ये पोटेशियम चैनल की हमारी ओपनिंग कराता है। पोटेशियम चैनल की ओपनिंग कराएगा, जिस वजह से हमारा क्या होगा कि हमारा ज़्यादातर लॉस होना शुरू हो जाएगा, वेज़ोडाइलेशन होनी शुरू हो जाएगी और हमारा बीपी कम हो जाएगा। ठीक है, ये जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हेयर फॉल। हाँ, ये याद रखना, मिनोक्सिडिल हमारा एलोपेशिया में यूज़ होता है, तो ये एक पॉइंट जो है ध्यान रखने वाला, वो ध्यान रखना। डायरेक्ट स्टिमुलेशन कराता है रेस्टिंग हेयर फॉलिकल्स की, क्योंकि इसने स्टिमुलेशन कराई हेयर फॉलिकल्स की, तो जब हेयर फॉलिकल्स स्टिमुलेट होंगे तो उनकी अल्टरेशन हो जाएगी, जेनेटिकली प्रोग्राम्ड हेयर फॉलिकल्स की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आगे आ गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड भी वेज़ोडाइलेटर है, टीपीआर घटाएगा, टीपीआर और कार्डियक आउटपुट घटाएगा तो बीपी भी घट जाएगा। इन पेशेंट्स विद हार्ट फेलियर और वेंट्रिकुलर डायलेशन इम्प्रूव वेंट्रिकुलर फंक्शन एंड कार्डियो बाय रिड्यूसिंग प्री लोड एंड आफ्टर। अब जो बंदे का पहले ही हार्ट फेलियर है और या फिर वेंट्रिकुलर डायलेशंस हैं, तो उन बंदों में ये कैसे यूज़ होता है कि ये प्री लोड और आफ्टर लोड कम कर देता है, तो बीपी कम करने में हेल्प करता है। तो याद रखना वेज़ोडाइलेटर हमारे कौन कौन से हैं। एक हमारा वेज़ोडाइलेटर है हाइड्रेलाजीन। ठीक है, पहले तो हमने सेंट्रल सिम्पैथेटिक किया था, उसमें था क्लोनेडिन, फिर हमारा था मेन तो क्लोनेडिल मिथाइलडोपा। ठीक है, वेज़ोडाइलेटर में हाइड्रेलाजीन, फिर तुम्हारा मिनोक्सिडिल जिसका एलोपेशिया में काम है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं, ऊपर डायूरेटिक वगैरह ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड जो कम करता है, प्री लोड और आफ्टर लोड कम कर देते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये कंट्रोल्ड हाइपोटेंशन करता है इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, तो उनमें नहीं देंगे क्योंकि उनमें हाइपोटेंशन कर रहे हैं। अब आगे एंट्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर्स। न्यूरॉन ब्लॉकर्स कौन कौन से दे सकते हो, एक तुम्हारा है रेसरप्रिन और दूसरा तुम्हारा क्या है गुयानाथायोडीन। रेसरप्रिन क्या करेगा, VMAT को कम कर देगा, जो मोनोअमीन है जिसने हमारा बीपी बढ़ाना था। ये हमारा जो है मोनोमीन ऑक्सीडेज जब हमारा एक्ट करता है तो VMAT बनता है, तो उसको हम हमारा ये जो है कम कर देता है मोनोमीन्स को, कि वो कम हो जाए और बीपी हमारा रेज ना हो। ठीक है, अगर हाई डोसेज होंगे तो इसमें ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इनहिबिट करता है गुआनाथिडीन, नॉन एड्रीन को रिलीज हो जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाली ड्रग्स इंपॉर्टेंट थी। तो ये तुम्हारा एंटी हाइपरटेंसिव हो गया, कोई डाउट हो तो बताना।